चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको। पहला आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ये ये क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कई बच्चे इसको रेक्टेंगुलर समझ जाते हैं, जो हम पहले प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए थे। ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ट्री एंगुलर है, मतलब जो ट्रायंगल के फॉर्म में होते हैं। तो ये दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं जनरली। ठीक है, क्या है, पहला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बेस पर। तो आपको ये समझनी है कि सबसे पहला कि लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद ही आया। और दूसरी चीज की यहाँ पर ट्रायंगुलर की बेस की डेफिनेशन मतलब हम स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, मुझे कैसे पता चला स्क्वायर है बेटा, क्योंकि यहाँ पर n क्रॉस n लिखा है। तो जब भी n क्रॉस n लिखा मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij यानी कि दोस एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0 वेयर i इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन j। जब i की वैल्यू, ये i मींस क्या है, रो। ठीक है, जब रो की संख्या यहाँ पर कॉलम की संख्या से लेस देन, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो सफिक्स में लिखे जाते हैं Aij, उसको सफिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो एलिमेंट होते हैं इसको Aij लिखते हो तो दिस इज अ सफिक्स। और i की वैल्यू बताती है रो में एलिमेंट है, और ये j बताता है उस कॉलम में एलिमेंट है। तो जब रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो जाती है, लेस देन हो जाती है। ठीक है, तो जो रो है कॉलम की संख्या से लेस देन है, तो उस केस में Aij को 0 पुट कर दिया जाता है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, समझो 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, तो ये A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33 होते हैं। अब इस सफिक्स में चेक करना है आपको कि कौन सा रो वाला एलिमेंट जो है कॉलम वाले एलिमेंट से छोटा होता है। तो देखो यहाँ पर A11 है, उसको छोड़ के ये 21 है, देखो ये बड़ा है, 31 ये ज्यादा है, ये वाला देखो कम है, i वाला j से कम है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो डायगोनल से नीचे एक ट्रायंगुलर बनेगा और उसके ऊपर में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाते हैं। ठीक है, या इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो, जो कल पढ़े थे मेन डायगोनल के ऊपर सारे 0 हो जाएंगे और नीचे में एक ट्रायंगुलर के फॉर्म में एलिमेंट दिखाई देगा, और ये लोअर साइड में दिखाई देगा, इसीलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर दिखेगा, लोअर साइड में 0 हो जाता है। तो मेन कॉन्सेप्ट कहां से आया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से आया। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे सभी नंबर होंगे, ऊपर में सभी 0 होंगे। ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि अपर साइड में ट्रायंगल मिलेगा, लोअर साइड में 0 मिलेगा, वो होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से देख सकते हो इस तरह की चीजें होंगी। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ये है एग्जांपल्स। जैसे a की वैल्यू को जो है अगर हम लिख दें 1 0 0 2 5 0 0 0 9 8 3, ये जो मैट्रिक्स है देखो, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ये जो है डायगोनल के से नीचे में देखोगे तो पूरे एलिमेंट्स दिख रहे होंगे आपको। देखो ये डायगोनल एलिमेंट है और इसके नीचे में एक ट्रायंगल शेप बना हुआ है, ऊपर में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो कैसा होगा, -1 3 2 5 0 2 1 6 0 0 5 4 0 0 0 3, ऐसा। तो डायगोनल के ऊपर में पूरा नंबर होगा, नीचे में 0 होगा, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। शॉर्टकट में UT लिख देते हैं, अपर ट्रायंगुलर है, और LT मींस लोअर ट्रायंगुलर होता है। क्लियर है, यहाँ पर Aij का मीनिंग होता है कि उस मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। तो ये A32 बोलने का मतलब उसका प्लेस है, रो से तीसरे पे रो पे जाना है और सेकंड कॉलम पर। ये जो मैट्रिक्स होते हैं तो A32 कहाँ होता है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो ये वाले पे जहां मैच करेगा तीसरे रो में सेकंड कॉलम पे, यहाँ जाओगे और यहाँ पर लिखेंगे A32, ऐसा। बोलो क्लियर है।
आई जे से कम नहीं दिख रहे, यहाँ कोई नंबर होगा ना भाई, 3 5 लिखा होगा, तो ये 3 5 से क्या है, छोटा है, 3 जो है 5 से छोटा है, तो ये 3 5 वाले पे जाना है, 0 पुट करना है। वो A35 मीन्स वही है। तो ये जो सफिक्स में नंबर है, ये आई है, ये जे है, चेक करो ये छोटा होना चाहिए जे से, अगर छोटा है तो वहां 0 पुट कर दो। तो आपको पता है ना, ये अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कौन है, A32 है, दिख रहा है, तो A32 ये कौन सा जगह है, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ और 2 है, ये वाले जगह का अगर हम बात करेंगे A42 है, तो 42 है, मतलब ये वाला क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये अपर ट्रेंगुलर में ग्रेटर देन वाले को देखते हैं, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो A42, तो ये जो है यहाँ पर 4 क्या है, बड़ा है 2 से, तो उस केस में यहाँ 0 हो जाता है। अपर ट्रेंगुलर है ना, लोअर ट्रेंगुलर में लेस देन देखते हैं, अपर ट्रेंगुलर में ग्रेटर देन देखते हैं। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में जो ए आई जे वाले एलिमेंट होते हैं, इसमें क्या करना है, आपको 0 पुट करना है। कहाँ पुट करोगे, जहां पर आई की वैल्यू जे से बड़ी होनी चाहिए, आई की वैल्यू जे से बड़ी होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा A33, तो क्या ये दोनों तो इक्वल हो गए, यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा, A32 पर आ जाएगा, A21 पर आ जाएगा, ए ऐसे नंबर से। देखो ये कौन सा A11 है, सेम हो गया। ये कौन सा जगह हो गया, तो ये जो जगह है ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए देखो ये ज्यादा है 1 से। ये कौन सा प्लेस है, A31, ये ग्रेटर देन है 1 से। ये कौन सा A32 है, ये A41 है, ये A42 है, ये A43 है। तो इस लाइन से ग्रेटर देन बन रहे हैं ना, इस वजह से वहां पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स आता है। उसके बाद देखो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के टाइप में आता है, जिसको ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज का काम क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दिया जाता है, उसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट्स, उसको ए डैश या ए का टी लिख देते हैं, तो ए का ट्रांसपोज या ए के ऊपर डैश से डिनोट करते हैं। और ये काम कैसे करता है, जो रो होते हैं, जैसे आपके एम रो है, एन कॉलम है, तो उसको एन बाई एम कहा जाता है, ठीक है। जैसे लाइक ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन का साइज कुछ ऐसे कुछ होगा, रो वाइज कॉलम होगा, तो इसको अगर आप ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिए, खड़े स्टेज में कर दिए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर। जैसे आपका दरवाजा होता है, मान लो घरों का जो दरवाजा होता है, दरवाजा कैसे शेप में होते हैं, इस शेप में होते हैं, उसको अगर आप ट्रांसफर कर दिए, इस शेप में कर दिए हॉरिजॉन्टली, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो कुछ नहीं, ये देखो जैसे इस शेप में है मैट्रिक्स, इसको आप किस शेप में बना दो, या इस शेप में, तो ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। उसको ए के ऊपर टी करते हैं। तो करते कुछ नहीं है, ये जो रो के एलिमेंट होते हैं उनको कॉलम में बनाया जाता है, अगले रो को अगले कॉलम में डाल दिया जाता है। तो जो रो के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, रो के एलिमेंट को आपको कॉलम में फिल करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, इस तरह से इसको बैठाते चले जाना है। तो इस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये मैट्रिक्स है 1 2 3 0 8 9 है, ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 3 को नीचे लिखना है, 0 8 9 को 0 8 9 ऐसे बनाते जाना है। तो ये अगर आप देखोगे तो इसका साइज क्या था, 2 रो है इसमें, ठीक है। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो 2 रो दिख रहा है, 3 कॉलम है, तो जो इसका ट्रांसपोज हो जाता है वो ऑर्डर बदल जाते हैं, 3 रो दिखाई देंगे, 2 कॉलम दिखाई देगा, तो ये चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको ए के ऊपर डैश लिख सकते हो, या फिर आप जरूरत पड़े तो ए के ऊपर टी लिख दो, दोनों का मतलब सेम होता है। दुनिया का हर बंदा मैथमेटिक्स होगा तो वो समझ जाएगा ये ट्रांसपोज की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर, काम करते हैं कि अगर कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और उस प्रॉपर्टी के बेस पे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें ट्रांसपोज, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हो और उसका ट्रांसपोज, यानी कि पहले मैट्रिक्स को ऐड करो, मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर उससे अच्छा क्या कर सकते हो, पहले ही ट्रांसपोज निकालो, बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर ऐड कर दो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। ये प्रॉपर्टी यही बताता है। यानी कि पहले आप क्या कर सकते हो, पहले ए और बी को ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर पहले ही ट्रांसपोज निकालो, बी का भी ट्रांसपोज निकालो और दोनों को ऐड कर दो, दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। और अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस कांस्टेंट को बाहर ही रहने दो, सिर्फ ए का ट्रांसपोज कर दो, पहले ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट में भी है, देखो ए और बी का प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज भी कैसे, अपोजिट है, रिवर्स साइड से खुलता है। पहले आपको बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इनटू ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। और
ए की पावर कुछ निकाल के उसका ट्रांसपोज करो, या ए की पहले ट्रांसपोज निकालो उसका पावर करोगे, एक ही मतलब। जैसे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड करो ए क्यूब और उसका ट्रांसपोज, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले ही एक पहले मैट्रिक्स दिया होगा, पहले ही उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो और उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, एक ही मतलब है। तो पावर करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके पावर करो, एक ही मतलब होता है, मीनिंग सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम में देखोगे यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है इसको समझो। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ध्यान देना स्क्वायर होना चाहिए, अगर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, उसका ट्रेस कभी नहीं कैलकुलेट होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कैलकुलेट होता है, और ट्रेस निकालते क्या है, तो ट्रेस को पहले डिनोट किससे करते हैं, तो ऐसे टी आर लिख के ए लिख देते हैं, या फिर पूरा लिखो ट्रेस ऑफ ए, ऐसा पूरा लिख, ऐसा ट्रेस ऑफ ए लिख सकते हो, या शॉर्टकट में टी आर ऑफ ए लिख दो, उस सामने वाला समझ जाएगा कि वो ट्रेस की बात कर रहा है। और ट्रेस कुछ नहीं है, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डायगोनल वाले जो प्रिंसिपल डायगोनल कल बताया था, उनका सम कर दोगे, वही ट्रेस होता है। तो ऑल एलिमेंट का सम, ये जितने भी डायगोनल में दिख रहे हैं, एक ही होता है प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये जितने भी एलिमेंट है सभी को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं, सॉरी ट्रांसपोज नहीं, ट्रेस बोलते हैं। तो ट्रेस किसको बोलते हैं, ट्रेस क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम कर दोगे, ट्रेस कहलाता है। क्लियर है, बताओ, ट्रेस क्लियर हो गया सभी बच्चों को। कैसे, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है, अगर आपसे पूछे ट्रेस कैलकुलेट करो तो क्या करोगे, -1 +8 +6, ऊपर नीचे को नहीं देखना है, सिर्फ बीच वाली जो डायगोनल होते हैं उनको जोड़ देना है, ऐड करने के बाद जो आएगा वही उसका ट्रेस होता है। बोलो ट्रेस क्लियर है सभी बच्चों को। अब ट्रेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या है इसको भी समझो। ट्रेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रेस निकालो, या फिर इंडिविजुअली मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लो, उनका ऐड कर दो, दोनों का सेम होता है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, देखो ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनका ट्रेस निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले ए का ट्रेस निकाल लो, बी का ट्रेस निकाल लो और फिर ऐड करो। तो ये जो है काफी आसान हो जाता है हमको ट्रेस कैलकुलेट करने में। किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर का, उसका ट्रेस निकालो, या फिर पहले ट्रेस निकाल के फिर मल्टीप्लाई करो, एक ही मतलब होता है, ठीक है। ए और बी, यहां पर ध्यान देना, ए और बी का ट्रेस किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। यानी कि जो ए और बी है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन सा, कि ए और बी, देखो ए बी और बी ए मैट्रिक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका ट्रेस और इनका भी ट्रेस सेम होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, ए दिया हुआ है बी दिया है, मैंने क्या निकाला, ए बी निकाला। तो ए बी कैसे निकालते हैं भाई, प्रोडक्ट करते हैं, 1 × 3, 2 × 4 करा तो 8 आया। फिर इसी रो का इसी कॉलम के साथ करोगे तो यहाँ आएगा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम करोगे तो यहाँ आएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम साथ करोगे तो यहाँ आएगा। तो इसका जो मैट्रिक्स बन गया ये, अब इसका ट्रेस कितना होगा, तो 11 और 10 को ऐड करोगे तो 21 हो गया, तो ये ट्रेस इसका हो जाता है। फिर वैसे ही जब आप बीए निकालोगे तो बीए देखो मैट्रिक्स तो अलग आएगा, लेकिन जब ट्रेस कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा। तो ये इसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके जो ट्रेस निकालना है, तो उस प्रोडक्ट को अगर आप रिवर्स भी कर देते हो, उसका रिवर्स प्रोडक्ट करते हो और उसका ट्रेस देखोगे तो दोनों का ट्रेस सेम आता है, इक्वल आता है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया। लेकिन देखो ये चीजें ध्यान देना है कि ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी करोगे तो अलग अलग आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में अलग होता है और मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में अलग होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं, इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा, तो 3 + 1 4 हो गया, इसका कितना हो गया, 6 3 9 हो गया। लेकिन प्रोडक्ट करोगे तो 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, और ऐसे प्रोडक्ट, इसीलिए प्रोडक्ट में नहीं होते। तो ट्रेस ऑफ ए बी नॉट इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ये इसके इक्वल नहीं होता है, ये चीजें ध्यान देना। क्लियर है कि ट्रेस ऑफ ए बी नॉट इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए, जैसे देखो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी अलग अलग ट्रेस के सम के बराबर था, लेकिन प्रोडक्ट में नहीं होता है, प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम पहले प्रोडक्ट कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, पहले आप पहले ऐड कर दे रहे हो फिर प्रोडक्ट कर रहे हो, तो नंबर से प्रोडक्ट से चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो 1 × 3 किया तो 3 आया, फिर
2 into 4 किया तो 8 आया, तो यहाँ पर सम अलग आ रहा होगा। और पहले अगर आप निकाल लोगे फिर बड़ी संख्या बन जाएगी, उसका सम प्रोडक्ट करोगे तो अलग अलग होगा। तो ये छोटे नंबर है, छोटे नंबर पर प्रोडक्ट करोगे अलग आएगा। और यहाँ पर पहले आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट करके ऐड कर रहे हो, इस वजह से इसका क्या होता है, डायगोनल पे ही तो मेन देखना है, मेन डायगोनल पे चेंज हो जाता है। इसी वजह से ये आपको ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ ए बी नॉट इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी के, इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ खास प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका ट्रेस कितना होता है कभी भी, तो आपको ये चेक करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल में कितने होते हैं, 1 1 1 होता है ना, इसी को तो आइडेंटिटी बोलते हैं। ये चीजें ध्यान देनी है आपको। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे 1 1 1 बाकी सब 0 होता है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये बताओ कितने बाई कितने का है, 3 बाई 3 का, तो भाई तीन एलिमेंट यहाँ मिलेंगे, है ना, तो इसका ट्रेस कितना होगा, 1 + 1 + 1 3 ही आ जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होता है, डिपेंड करता है ऑर्डर पर। अगर 4/4 का ले रहे हैं तो ट्रेस 4 होगा, 10/10 का लोगे तो ट्रेस 10 होगा। तो जितने बाई जितने का मैट्रिक्स होगा उसकी ट्रेस उतनी ही होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस किसके बराबर होता है, ऑर्डर के बराबर होता है। तो ऑर्डर चेक कर लो उसका कितना है, 3x3 है तो 3 लिख देना, 4x4 है तो 4 लिख देना है, 10x10 होगा तो 10 लिख देंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आओ देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे लिखा हुआ है, ए बी सी तीन क्या है आपके, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि ट्रेस में अगर आ रहे हो तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही देगा सामने वाला, और वो भी सेम ऑर्डर का दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमको प्रोडक्ट करना है, सेम ऑर्डर का बोल दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी सी, इनमें से कौन सा इक्वल है ट्रेस ऑफ ए बी सी के। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रेस ऑफ ए सी बी का आंसर, ट्रेस ऑफ बी सी ए का आंसर, इसका आंसर इक्वल आएगा कि किसके इक्वल आएगा, ये आपको चेक करना है और बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक या एक से ज्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो कैसे किया गया करना है, ट्रेस ऑफ ए बी सी लिखा है तो क्या करोगे, तो जैसे देखो यहाँ पर हम सीखे हैं कि ट्रेस ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ट्रेस ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ बी एल लिख सकते हैं, ट्रेस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए बी सी में इसको मैंने क्या किया, ए बी सी को एक मान लिया, मान लो बी सी एक आएगा, उसको हमने एक नया कैरेक्टर नाम दे दिया, तो ये ए इंटू बी सी है, तो इसको आप रिवर्स चेंज कर सकते हैं, तो बी सी इधर ए इधर आ सकता है। तो ये क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस सेम होता है, तो ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, इसको बी समझो, तो ट्रेस ऑफ ए इंटू बी को हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि बीसी को आपने क्या एक नया नाम दे दिया है, तो मान लो ये क्या है, एक एक्स मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कौन है, बीसी है, तो बीसी को आप एक्स ले लिए तो ए एक्स बन गया, तो ए एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स ए लिख सकते हो, और एक्स की वैल्यू कितनी है, तो बीसी है, तो बीसी डॉट ए लिख सकते हैं। तो क्या मिल गया बताओ, ट्रेस ऑफ बी सी ए आ गया। वैसे ही इन दोनों को एक ले सकते हो, सी ए को एक ले लो, तो चेक करो क्या ट्रेस बी सी ए है क्या इसमें, तो देख सकते हो ऑप्शन में कहीं पर ट्रेस बी सी ए है क्या, तो देखो ट्रेस ऑफ बी सी ए दिख रहा है, तो इसलिए इसको टिक कर दिया गया। फिर और अगर हम देखेंगे तो इसमें सी ए को एक्स मान लो तो क्या मिलेगा, बी एक्स को एक्स लिख सकते हो, तो सी ए इधर आ जाएगा, तो सी ए इधर आ जाएगा तो बी बन जाएगा, तो इसको हम ट्रेस ऑफ सी ए बी भी बोल सकते हैं, क्या सी ए बी भी और होगा। अगर आप इसको फिर से सामने लाओगे तो वापस ए बी सी बन जाएगा। तो कहने का मतलब साइकिल ऑर्डर होना चाहिए, ए बी सी हो सकता है, बी सी ए हो सकता है, सी ए बी हो सकते हैं, इसको साइकिल में लिख सकते हो, समझ गए। तो ये सारी इतनी प्रॉपर्टी, जैसे ए बी सी है तो आप क्या लिख सकते हैं, ए के बाद कौन आता है, बी, बी के बाद कौन आता है, सी, फिर बी के बाद कौन आता है, सी, सी के बाद कौन आता है, ए, यानी कि इसका भी आंसर सेम आएगा। और सी से अगर स्टार्ट करते हैं तो सी के बाद ए के बाद बी, ऐसा बनेगा। तो ये जो है साइकिल ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका कौन सा, ट्रेस की कहानी। वैसे ही देखो यहाँ पर बताया गया कि ट्रेस ऑफ ए बी सी है, इसको ट्रेस ऑफ ए डॉट बी सी लिख दिए, उसके बाद बी सी को एक नया नाम दे दिया डी, तो ए डी बन गया, ए डी को डी ए लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ट्रेस इक्वल ही होता है, तो ट्रेस ऑफ ए डी का आंसर ट्रेस ऑफ डी ए के बराबर होता है, और डी की वैल्यू कितनी थी, बी सी है, लास्ट रख दिया तो बी सी, तो ट्रेस ऑफ ए बी सी को ट्रेस ऑफ बी सी ए लिख सकते हैं। वैसे ही ट्रेस ऑफ ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, अगर आप ए बी पर ब्रैकेट बनाते हो, जैसे यहाँ पर बी सी पर बनाए थे, वैसे ही ए बी पर बनाते हो तो ए बी को डी लेते हो, तो ए बी को सी किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज करोगे तो डी सी हो गया, डी सी को चेंज किया सी डी हो गया, डी को रखोगे तो भी देखो साइकिल ऑर्डर में मिलेगा, सी ए बी ही मिलेगा। तो ए बी सी है तो सी ए बी या बी सी ए इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप लोग मुझे बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है,
कि इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर के, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है बच्चों, जल्दी बताओ। ए बी स्क्वायर, ये बताओ फिर, और आपको बताना है इनमें से कौन सा किसके इक्वल होगा। थोड़ा सोचो, कैलकुलेट करके देखो रफली, फिर हम बताते हैं कौन सा करेक्ट है इसमें। 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है, बताना है कि ये किसके किसके बराबर आएगा। और क्वेश्चन क्या है, ट्रेस ए बी स्क्वायर ए है, तो ट्रेस ए बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी इसमें, ये बताना है। 1 और 4, ओके। और चेक करो, फर्स्ट भी करेक्ट है बोल रहे हो, ओके। तो ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए है ना, ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए लिखा, यही है ना। इसको हम और क्या क्या कर सकते हैं, स्क्वायर के ही फॉर्म में। तो मान लो ये कौन है, एक्स है, कौन है ये, एक्स। तो क्या बन जाएगा, ट्रेस ऑफ ए एक्स बन जाएगा, ठीक है। किसी भी दो को आपको एक एलिमेंट मान लेना, प्रोडक्ट करोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो उसको हमने एक्स ले लिया। इसको क्या ले सकते हैं बच्चों, ट्रेस ऑफ एक्स ए लिख सकते हैं। इसको चेंज, ट्रेस है तो इसको चेंज कर सकते हो। अब वापस एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ एक्स की वैल्यू कौन थी, बी स्क्वायर ए, ये बन गया बी स्क्वायर ए। पहले से कौन है, ए है, और ए डॉट ए को हम क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर बोलते हैं। तो चेक करो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है अगर ऑप्शन में तो देखते हैं, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, क्लियर है, फर्स्ट तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो क्या ये करेक्ट होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी, और क्या है, ए बी अब स्क्वायर में नहीं है, एक जगह स्क्वायर में है, और बी ए भी लिखा है, ठीक है। देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और कुछ टेक्निक, तो एक ठोक तो कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू तो करेक्ट हो गई। उसके बाद ट्रेस ऑफ दूसरा कोई टेक्निक देखते हैं, ए बी स्क्वायर ए लिखा हुआ है, क्या इसको, जैसे आपने इसको एक्स माना था, अब इसको एक्स मान लो, है ना, इन दोनों को एक्स मान लो, तो क्या बन जाएगा, ट्रेस ऑफ एक्स ए बनेगा। अगर आप इसको चेंज करते हो तो क्या मिलेगा, ए एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में ट्रेस ऑफ ए अपने जगह रहेगा, एक्स की वैल्यू क्या थी, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगी। अगले लाइन में क्या बन गया बच्चों, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी बन गया। बोलो क्लियर है, यस या नो, यस या नो, जल्दी बताओ। एक जो आप प्रोडक्ट करोगे तो उसको एक नया नाम दे दो ना, दो नंबर जैसे अपन बोलते हैं ना, 3 × 4 आता है, तो भाई इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना। 12 एक नंबर ले लिया ना, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, दो नंबर्स है ना, ये दो मैट्रिक्स हैं, तो जब इनका प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं, प्रोडक्ट तो है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को एक नया सॉल्यूशन देते हैं, जैसे अपन ए डॉट बी निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो अगर इसको करना है तो ए बी स्क्वायर मतलब क्या है, पहले ए इंटू बी करोगे, जो आंसर आएगा उसको बी के साथ करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो फिर उसके साथ ये जो आएगा एक मैट्रिक्स आएगा उसका इंटू बी करोगे, अगले लाइन में एक मैट्रिक्स बनेगा, तो इसको हमने एक्स नाम दे दिया है। तो जो आंसर आएगा इसके आंसर को हम क्या दे दे रहे हैं, एक्स नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट हो गया, यानी कि अगर हम बात करें ऑप्शन से, तो ट्रेस ऑफ ए जो आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और दूसरा भी करेक्ट हो गया। बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और कोई दूसरा टेक्निक क्या, इसको ए बी लिख सकते हैं, चेक करते हैं। अब पावर हटा के देखते हैं, पावर वाला तो दो ठोक हो गया, ठीक है। और कोई दूसरा टेक्निक लगा के देखते हैं इसमें कि और कौन सा करेक्ट हो सकता है। दोनों करेक्ट हो गया। तीसरा ट्रेस ऑफ क्या लिखा हुआ है, ए, ऐसे आपको अनुमान लगा लगा के देखना पड़ेगा भैया ना। तो बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ट्रेस ऑफ ए, बी स्क्वायर को बी डॉट बी लिखते हैं ना, ये देखो, तो बी ए चेंज कर सकते हैं इसको, बताओ। ये है ट्रेस ऑफ बी ए है। अच्छा, इसको अगर अपन मान लेते हैं ये एक्स है, इसको मान लेते हैं वाई है, तो क्या बन जाएगा, तो ट्रेस ऑफ एक्स वाई दिख रहा है मुझे, तो अगले लाइन में इसको क्या ले सकते हैं, ट्रेस ऑफ वाई एक्स लिख सकते हैं। और y की वैल्यू कौन थी बच्चों, ट्रेस ऑफ y की वैल्यू थी बी ए, और x की वैल्यू कौन है, ए बी है। ओहो, ये तो ये वाला बन गया भाई, ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर बी आ गया, देख लो अच्छे से, बी ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ, देखते देखते तो तीनों हो गए, ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर ए भी बन गया। यानी कि अगर हम ऑप्शन से देखें
तो ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा तो अभी तो कंटिन्यू कौन कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, बी ए स्क्वायर बी, यही तो था। ठीक है, अभी और बच्चा कौन सा देखते हैं, क्या बी ए बन पाएगा और ए बी बन पाएगा क्या, ये भी चेक करते हैं कोई और दूसरा टेक्निक से, बी ए और ए बी। ठीक है, चेक करते हैं, बी ए है और ए बी, ओके ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार। 3 हो गए। अगला कोई टेक्निक, ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए है, आप इसको तोड़ो, ट्रेस ऑफ ए बी ए। अब ए बी और ए बी तो करना मुश्किल लग रहा है मुझे, और बी ए बी करना मुश्किल लग रहा है, और कोई टेक्निक से तो नहीं बनने वाला ये। इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, बी ए को एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, तो क्या बनेगा, ट्रेस ऑफ वाई एक्स बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। ट्रेस ऑफ एक्स की वैल्यू कौन है, बी ए, और वाई की वैल्यू कौन है, ए, तो भी नहीं बनेगा, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा, तो अब नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, तो बी ए तो कभी नहीं बनने वाला है। अब ए इधर आ सकता है या बी इधर आ सकता है, तो चेंज करने पे नहीं हो गया, सब बन जाएगा। कैसे बनेगा, वो तो बी स्क्वायर ही बना, 3 ही तो बना अभी तक, 3 से ज्यादा कहाँ बना, फर्स्ट सेकंड फोर्थ बन रहा है, और देख लो बनाया भी होगा, हो सकता है इसमें। ठीक है, तो एक तो ये वाला बना, कौन सा है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बना, उसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 ये हो गया, और एक ये वाला बी ए स्क्वायर बी, यही 3 करेक्ट होंगे, इसके अलावा और कोई भी करेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 3 ही ऑप्शन करेक्ट है इसके, कौन से, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। बोलो सभी को क्लियर है, यस या नो, जवाब दो। ऑल ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दिया हूं मैं, ऑल ऑप्शन करेक्ट है। चलो समझ गया ना कि ट्रेस को देगा तो ट्रेस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हैंडल करना है। तो ये प्रॉपर्टी सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट भैया, ये याद रख लो कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। इसको ट्रेस लगा हुआ है तो चेंज कर सकते हो। कई बच्चे ध्यान नहीं देते, सर आपने तो बताया था ए बी इक्वल टू बी ए होता है मैट्रिक्स में। अरे भैया, हमने ए डॉट बी नॉट इक्वल होता है बी डॉट ए, लेकिन इसके सामने अगर ट्रेस लगा हुआ है, ट्रेस ऑफ ए बी, वो इक्वल होता है ट्रेस ऑफ बी ए। दोनों मैट्रिक्स अलग अलग होते हैं, इसको सॉल्व करोगे अलग आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे अलग आंसर आएगा, लेकिन ट्रेस दोनों का सेम होता है। पूछो क्यों, नहीं पूछो क्यों, भाई बता दो कि ये दोनों आंसर हैं अलग अलग, लेकिन इसका जो है ट्रेस देखोगे तो सेम आता है, ट्रेस इनका सेम आता है। कारण ये है, जब आप ए बी और बी ए करते हो, प्रोडक्ट करते हो, सुनो इधर, जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे ना तो डायगोनल में सेम बन जाता है। आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, देखो, ये जब ए बी है तो ये जो डायगोनल पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैट्रिक्स को ध्यान समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये ए था ये बी था, जब आप प्रोडक्ट करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये मैट्रिक्स को अगर मैं आगे पीछे भी कर दूंगा तो ये चेंज होने से वो भले चेंज होगा, लेकिन यहाँ जो डायगोनल पे है ना, तो डायगोनल पे ऐसे वाले प्रोडक्ट करने से आते हैं, तो डायगोनल वाला सेम बन जाता है दोनों केस पे। दोनों के केस में डायगोनल एलिमेंट इसके डायगोनल की वजह से, इसके डायगोनल की वजह से वो सेम बन जाता है, क्योंकि बाकी सबका प्रोडक्ट आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन जो डायगोनल वाले शेप बनते हैं, जो मेन डायगोनल वाला बनेगा, वो दोनों का आंसर सेम बनाता है। ठीक है, इस वजह से उसका क्या होता है, ट्रेस दोनों का सेम आता है, ए बी और बी ए का। डायगोनली प्रोडक्ट जो होते हैं ना, इस वजह से, जैसे हम अगर कोई मैट्रिक्स दिया उसको डायगोनली सिर्फ देखोगे तो इस वजह से सेम हो जाता है, तो डायगोनल का ट्रेस सेम बन जाता है। ठीक है, तो ये एकदम अच्छे से देख लेना है भाई, एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। ट्रेस ऑफ ए बी नॉट इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी के। ठीक है, ये बराबर नहीं होता है। ये भी एकदम खास प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर का ट्रेस, कभी भी ट्रेस ए निकाल के उसका होल स्क्वायर करोगे नॉट इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखो, मान लो बी के जगह आपको ए रख देना है, मान लो बी के जगह क्या रख दिया आपने, ए रख दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बी के जगह ए, तो ए स्क्वायर बन जाएगा, बी के जगह आ गया ए, और हम जानते हैं कि ये इसके बराबर नहीं होता, ये तो ट्रेस ए डॉट ट्रेस ए एक्स डॉट एक्स एक्स का स्क्वायर होता है,
तो ये भी नॉट इक्वल हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खास प्रॉपर्टी बन जाती है कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर निकालना हो तो ये नहीं कि ट्रेस ऑफ ए निकाल लिया उसका स्क्वायर कर दिया, गलत, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। तो ट्रेस आप सभी को क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, ट्रेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो। चलो आते हैं अगले मैट्रिक्स की ओर, जिसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर मुझे वही दिख रहा है मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। any matrix is said to be symmetric matrix if its transpose is equals to itself। क्लियर है? यानी कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज देखते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद अगर आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज कि वो, सॉरी, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? साइमेट्रिक। वो मैट्रिक्स साइमेट्रिक होता है। ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आप लोगों को एक डब्बा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? इस डब्बे को अगर ये इस शेप में है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज किया, ये रो को कॉलम जब बैठाऊंगा तो ये शेप ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये शेप ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? शेप चेंज हो गया। शेप चेंज नहीं होना चाहिए था, तो वो क्या होगा? आपका साइमेट्रिक नहीं होगा। तो साइमेट्रिक के लिए खास बात क्या होती है चाहिए? रो और कॉलम पहली बात तो सेम दिखाना है। अगर आपका रो कॉलम अलग अलग है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ले, आपने रेक्टेंगल शेप लिया तो रेक्टेंगल का चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक चेंज होगा। 3/2 को अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो 2/3 हो जाएगा, तो साफ साफ दिख जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज कौन से नहीं हो सकते हैं? मोस्टली वो आपके कौन से होंगे? स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर अगर नहीं है तब तो कभी साइमेट्रिक नहीं बनेगा। पहला रीजन तो ऐसे ही बता दो भाई। ये जैसे आपके सामने ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन को अगर आप देखोगे, चेंज करोगे भी तो क्या होगा? ये ऐसा शेप हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है अभी तो वर्टिकल बन जाएगा। तो ये कभी साइमेट्रिक नहीं बन सकता। साइमेट्रिक के लिए पहला कंडीशन है कि स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे ये देखो, डायगोनल के एलिमेंट को ऐसे पकड़ना है और ऐसे रिफ्लेक्ट करना है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा। जब ऐसे चेंज करोगे तो जो रो वाले थे वो कॉलम में आ जाएंगे। देखो ये चेंज होने के बाद का शेप है। तो ये क्या हो रहा है? देखो, अगर चेंज नहीं हुआ ट्रांसपोज करने पर, अगर आपको कोई चेंजेस नहीं दिखा रहा है, वापस क्वेश्चन बन गया, तो वो समझ लो मैट्रिक्स कौन सा है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बोलो क्लियर है? यस या नो, जल्दी बताओ। साइमेट्रिक समझ पाए? साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात कैसे होगी, हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आराम से आप बनाना सीख सकते हो कोई भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा बनाओ, डायगोनल में कुछ भी रख दो, डायगोनल में आप कुछ भी रख दो, एक्स वाई जेड, डायगोनल में कोई भी रख सकते। यहाँ जो भी एलिमेंट भर रहे हो वो एलिमेंट यहाँ डाल देना, क्योंकि ये सेकंड प्लेस पे, सेकंड पे आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपने जो भी एलिमेंट डाल रहे हो वो यहाँ डाल दिया, यहाँ पर आपने कोई भी एलिमेंट डाल रहे हो तो वो यहाँ डाल दो। ये हो गया आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कंफर्म है? ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? साइमेट्रिक बन गया। समझ पाए? यही तो इसकी रिलेशन होती है कि ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए इसके जैसा, और ये वाला एलिमेंट फर्स्ट एंड कॉर्नर कॉर्नर का सेम होना चाहिए, यहाँ से ये सेम होना चाहिए, तब तो बनेगा ना वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो जैसे एग्जांपल 1 2 3, अगर ये 2 यहाँ डाल दिया, यहाँ कोई भी नंबर डाल दिया, यहाँ 8 डाल दिया, ये 3 यहाँ डाल दो, ये 8 यहाँ लिख दो, यहाँ कोई भी नंबर डाल दो, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? अब देखो इसको चेंज करोगे, रो को कॉलम करो, ये ए है, जब आप ए का ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करना मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में लिखना। तो 1 2 3 इधर है, मैं इधर लिख दिया 1 2 3, कॉलम में रख दिया। फिर 2 5 8 इधर है तो मैं ऐसे कॉलम में लिखूंगा 2 5 8। अगले लाइन में 3 8 7 है तो ये 3 रो 3 8 7 है तो यहाँ 3 8 7 डाल दो। अब चेक करके देखो ये रिटर्न वही दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बन चुका है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुका है। बोलो क्लियर हुआ? यस या नो, जल्दी बताओ। क्या साइमेट्रिक मैट्रिक्स आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया? साइमेट्रिक मैट्रिक्स की कैसे पहचान करेंगे? तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात क्या दिख रही है बताओ? ये जो सर्कल लिखा हूं, ये सर्कल और ये सर्कल का जगह कौन सा जानते हो? इस सर्कल के हिसाब से देखोगे ना तो सर्कल का प्लेस है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A1 2 वाला इक्वल होना चाहिए A21 के। ये कौन सा प्लेस है बताओ? A31, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इक्वल होना चाहिए किसके? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के।
ओके। और अगर आप देखोगे तो ये जो स्क्वायर बना हुआ है वो कौन सा है, ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला जो है सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, तो ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम है, ये इक्वल होना चाहिए ए थर्ड रो सेकेंड कॉलम है। तो क्या सीखे इन कॉन्सेप्ट से, देखिए क्या समझ में आता है कि अगर कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए, ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई के, ए आई जे वाला एलिमेंट ए जे ऑफ आई के इक्वल होते हैं। पर डायगोनल क्या बोल रहे हैं, पर ये डायगोनल नहीं है मीन्स, और डायगोनल ये तब करना है जब, ये तब के लिए है जब आई और जे नॉट इक्वल हो, जहां पर ये नंबर अलग अलग होते हैं उनके लिए है, ये स्पेशल कंडीशन होती है कि जहां आई और जे नॉट इक्वल होते हैं। बेटा डायगोनल में आई और जे सेम होते हैं, डायगोनल को छोड़ के ए आई जे वाला ए जे आई के इक्वल होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक बोलते हैं, या फिर शॉर्टकट में इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के, तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बोलो क्लियर हुआ? साइमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी सभी को क्लियर हो गई, यस या नो जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई बच्चा जिसको साइमेट्रिक ना समझ में आया हो कि भाई हमको नहीं समझ में आया, तो फिर हम और एग्जांपल दे देंगे, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या नाम है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक में कुछ नहीं, ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के, लेकिन बाहर माइनस लगना चाहिए, तब वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, साइमेट्रिक मैट्रिक्स में था कि ए का ट्रांसपोज करने पर ए आना चाहिए था, लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक्स कहता है ए का ट्रांसपोज करने पर ए नहीं आना चाहिए, बाहर में माइनस भी दिखना चाहिए, तब हम बोलेंगे ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से समझ में देखेंगे कि कैसा होना चाहिए। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स मैंने दे रखा है, मान लो यहाँ पर मान लो दे दिया 1 -2 3, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जानते हो, इसका अपोजिट डालना है, -2 है तो यहाँ +2 डालना, यहाँ कोई भी नंबर डाल देना, यहाँ 3 है तो 6 डालना, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ -3 लिखा, यहाँ पर 6 है तो -6 लिख दिया, और यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दिया। लेकिन अभी समझते जाना, मैं ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया कोई भी नंबर, अगर मैं इसका ए का ट्रांसपोज करता हूँ, क्या करता हूँ, ए का ट्रांसपोज करता हूँ, तो रो को कॉलम में डालना पड़ेगा, तो 1 -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखोगे तो 2, ये रो जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, तो 2 5 6 आ जाएगा, -3 -6 7 आएगा, ठीक है, ये तो आ जाएगा। लेकिन आप माइनस, अभी देखो ए नहीं बना है तो माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से समझोगे, जैसे ही माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चेंज होते जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 -2 और ये 3 हो जाएगा, -1 -2 और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएंगे माइनस में, और यहाँ पर आप देखोगे तो -6 है तो प्लस का 6 बन जाएगा, ये -3 -6 -3 -6 -7 बनेगा। लेकिन अभी समझना, ये ए नहीं बनेगा, अच्छे से देखो, नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ ए, पूछो क्यों, ये देखो ए में देखो सारा सेम दिख रहा है, देखो बस अंतर कौन हो गया, ये डायगोनल वाले, ये डायगोनल वाले दिक्कत कर गया, बाकी देखो -2 है 3 है, -2 है 3 है, फिर 2 है 6 है, वहां भी आ गया, -3 है -6 है, तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है डायगोनल वाले एलिमेंट्स में चेंज होगा, तो वो चीजें साइमेट्रिक नहीं बन पाएगी। तो कब बनेगा साइमेट्रिक, तब बनेगा जब आपको स्पेशल डायगोनल वाले एलिमेंट को आपको 0 रखना है, तभी बन पाएंगे भाई। ये जो डब्बा, ये बीच वाला दिक्कत कर रहा था, तो वो ये बीच वाले को अगर आप रिमूव कर देते हो तब तो बन जाएगा, अगर ये बीच वाले एलिमेंट्स को रिमूव कर दिए तब 100% बन जाएगा, समझ गए। अब ये बीच वाले को रिमूव कब कर सकते, जब वहां पर आप 0 पुट करोगे, जब आप क्या पुट कर दोगे 0, तो अगर आप डायगोनल में 0 रख दो, उसके बाद जो नंबर यहाँ है उसका अपोजिट, पॉजिटिव है तो निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, इस तरह से बना दिए, और मेन डायगोनल में 0 पुट कर दिया, 100% ये क्या बन जाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक बन जाएगा।
क्या बन जाएगा? अब देखो ये रिवर्स ए बन गया, लेकिन बाहर माइनस है। हमने क्या निकाला? ए का ट्रांसपोज निकाला। तो ए स्क्यू सिमेट्रिक्स की खास बात होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है कभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन सकता। A13 होगा 3। ओके, एक जगह मिस्टेक है मेरे से, यहाँ मैं लिख दिया हूँ -3, वो 3 है। ठीक है, ये बोल रहे हो? ठीक है, ओके ओके, डन। अभी आप लोगों को समझ में आया कि स्क्यू सिमेट्रिक्स कब बन सकता है? पहला कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट में क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट में जीरो नहीं है तो कभी नहीं बन सकता। समझ गए? मतलब इसको देख के ही समझ जाना है डायगोनल जीरो है, मतलब ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक बन सकता है। जीरो नहीं है तो कभी नहीं बन सकता, कभी भी, नेवर नेवर मेक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो है तो कभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन सकता। ओके, अच्छा मैं इसको देख लिया। ठीक है, यहाँ पर चेंज होगा ना, ये -3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। लो, ओके, खुश। चेंज करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -6 आएगा, और ये प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन को नहीं, भावनाओं को समझो हमारी। हम क्या बता रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कब बन सकता है? इससे क्या समझ में आ रहा है? और बताओ, देखो ये वाला और ये वाला सेम तो है, लेकिन कुछ कंडीशन है। तो ए आई जे वाला इक्वल तो है ए जे आई के, लेकिन माइनस से, है ना? बस प्लस और माइनस का तो अंतर है। तो ए आई जे और ए जे आई वाला क्या होना पड़ेगा बताओ आपको? अपोजिट होने चाहिए। अगर ये 2 है तो -2 करो, 3 है तो ये, अच्छा जहां सेम है तो, जहां सेम है तो बच्चों वहां क्या करना पड़ेगा? सेम है तो आई और जे वाला इसको इधर लाओगे तो प्लस हो जाता है, तो उनका सम जीरो होना चाहिए। इसीलिए डायगोनल एलिमेंट्स वाले जीरो होने चाहिए, यानी कि ए आई जे वाले जीरो होने चाहिए, तब आई नॉट इक्वल टू जे वाला है। और जहां जहां आई और जे सेम है वहां वहां आपको जीरो रखना है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स की खास प्रॉपर्टी है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए और अदर एलिमेंट्स अपोजिट होने चाहिए। क्लियर है? यस या नो, जल्दी बताओ। बोलो 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 बोलो। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स और साइमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी को कोई कंफ्यूजन? एक बार पूछा गया था किसी इंटरव्यू में, एक बच्चा सामने बैठा था, हमारे सामने इंटरव्यू चल रही थी क्लास में, किसी टीचर्स का रिक्वायरमेंट के लिए था, मैं भी वहां पर था। वहां पर उनसे पूछा गया था कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाओ। पेन और कॉपी दे दिए थे, बोले थे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाओ, एक एग्जांपल दो मुझे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का। और वो बच्चा बैठा बनाने के लिए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसे बनाया, बोले कि 3x3 का कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक बना के दिखाओ। वो पहले तुरंत पहले फट से नंबर डाल दिया यहाँ पर। फिर उसने सोचा यहाँ -3, फिर थ्रू ऐसा करने लगा, तुरंत बोले हो गया, रहने दो, आगे मत बनाओ, आपका सिलेक्शन हो गया। अरे भैया, उसने पहले ही गलती कर दिया कि जो डायगोनल एलिमेंट में उसने पहले ही नंबर डाल दिया। तो डायगोनल वो वहां पर एक ही चांस मिलता है, 2 बार चांस नहीं मिलते हैं। तो उसने यही ध्यान नहीं दिया कि डायगोनल एलिमेंट को जीरो रखना है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। और साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कुछ भी नंबर हो चलेगा, जीरो लोगे तो भी चलेगा, नॉन जीरो लोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? यस या नो कमेंट करो, थंब लगाओ, आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, वो तो हमने बता दिया। बोलो भाई यस या नो। एक बार और क्या चीज ये बताएंगे एक बार? साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स? साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या देखना है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखना है कि जो डायगोनल को छोड़ के यहाँ वाले नंबर यहाँ से, यानी कि ए आई जे वाला ए जे आई, 1 2 वाला 2 1, A3 1 वाला A3 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल में कुछ भी हो चलेगा। या दूसरा तरीका जाना है तो आप चुपचाप उसका ए का ट्रांसपोज करो, चेक करो, रिटर्न वापस क्वेश्चन बना कि नहीं बना। अगर बन गया तो ये साइमेट्रिक हो गया। स्क्यू साइमेट्रिक में क्या रहता है स्पेशल, ये ए का जब आप ट्रांसपोज करते हो तो निगेटिव ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, बाहर में माइनस लगा होना चाहिए। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ए आई आई वाला वो सेम जीरो होता है। और आई जे वाले जो है, मतलब आई और जे जहां जहां सेम होते हैं, यानी कि वो डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है।
ठीक है। अच्छा, अगर कोई एक ऐसा भी दे रखा है, मान लीजिए ए कोई ए इज एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए, बताओ ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी। ए इज एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए जो है 3/3 का कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बताओ उसका ट्रेस कितना होगा। ए अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3/3 का, तो उसका ट्रेस कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक तो डायगोनल में 0 होते हैं और ट्रेस तो उनका सम होता है, 0 का सम 0 ही होता है। हुआ कि नहीं हुआ, एक लॉजिक से क्वेश्चन आप बना पाए कि नहीं बना पाए, अटेंड कर पाए कि नहीं कर पाए, जबकि क्वेश्चन नहीं दिया था, फिर भी आप अगर आप थ्योरेटिकल अगर अच्छे से कवर कर पाओगे तो आगे के क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बेस पे हम किसी भी क्वेश्चन को हैक कर सकते हैं। समझ आई बात। बहुत से बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, जिससे आधे से ज्यादा अगर आप देखोगे बच्चे जो गेट की जो तैयारी करते हैं, चाहे वो गेट ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं पता है, उनको यही सजेस्ट किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यू देखते जाओ, एमसीक्यू 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 क्वेश्चन पेपर, यही प्रैक्टिस करो, गेट निकल जाएगा, बोलते हैं लोग ऐसा। गेट मानता हूं निकल जाएगा, लेकिन आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जब अगर कभी कभी क्वेश्चन अगर पेपर हार्ड हो गया या सामने वाले ने थ्योरेटिकल बेस कॉन्सेप्ट बेस पे अगर क्वेश्चन बना दिया, तो वहां तो बच्चा फंस जाएगा। रिपीटेशन नहीं होता है इस गेट के एग्जाम में, ये मत सोचो कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं या किसी में आया वैसी तो सेम हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए लोग पास हो जाते हैं उसके बावजूद, क्योंकि उसने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तैयारी किया है, तो वो बच्चा निकल जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि गेट के अगर आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, अगर उसने रैंक से क्वेश्चन दिया तो रैंक ही क्वेश्चन देगा, नंबर बदल देता है, आइगन वैल्यू का क्वेश्चन बदल देता है, नंबर चेंज कर देगा, और मेथड वही रहता है। तो मेथड सेम पर उसने अप्रोच करते हैं, लिमिट का क्वेश्चन सेम होता है, बस वो क्वेश्चन बदल देगा, अप्रोच तो वही है ना। इस वजह से लोग वहां पर गेट को क्वालिफाइड कर लेते हैं। समझ पाए आप सभी बच्चे के नहीं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज्ञान होगा तो आपको ये सब की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे इजी तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहलाता है, अगर आप उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हो और वो मैट्रिक्स क्या बन जाए, अगर आइडेंटिटी बन जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। क्लियर है। हाँ, टाइप सेम होता है उस एग्जाम में, इसी वजह से जो है पैटर्न बोल सकते हो, पैटर्न सेम टाइप के होते हैं, तो थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम कठिन होते हैं, लाइक जैसे सी एस आई आर नेट का देख लो, CSIR जो नेट का पेपर होता है, वहां पर अगर आप देखोगे ना, नेट का एक पेपर होता है, उस नेट के एग्जाम में देखोगे हर साल क्वेश्चन का पैटर्न ही बदल देता है। जेई के देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन के पैटर्न ही चेंज कर देते हैं वो लोग, तो वो सेम पैटर्न पे फॉलो नहीं करते वो लोग। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम जो है सेम पैटर्न पर फॉलो करता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो हर साल देखोगे अलग ही टाइप का क्वेश्चन, वो अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। चलो अभी हम बात कर रहे हैं किसको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहलाता है कब, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये ए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स चूज करना है कि जब हम उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, हमेशा नहीं आएगा, ये भी याद रखना, हमेशा नहीं आएगा। हर मैट्रिक्स बनाओगे ऐसा नहीं कि हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। जैसे मैंने ले लिया ए इक्वल्स टू -1 2, और यहाँ पर मैंने ले लिया मान लो 3 1 ले लिया, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा बच्चों, क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये जो है -1 रो नीचे आ जाएगा और ये 3 1 ऊपर आ जाएंगे ऐसा। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ए और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये है -1 2 3 1, इसका मल्टीप्लाई करना है इसके ट्रांसपोज से, -1 3 2 1, इससे मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो प्रोडक्ट कैसे होता है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू -1 करोगे तो 1 हो जाएगा, बीच में प्लस लगाते हैं, 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा, -1 इंटू 3 करोगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को पकड़ो, फर्स्ट कॉलम के साथ करना है तो 3 इंटू -1 -3 होता है,
प्लस 1 इंटू 2 करोगे तो 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 करेगा 9 आएगा, फिर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। अगर आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, ए और ए का ट्रांसपोज आपने किया, बट ये कितना आ चुका देखो 4 1 5 हो चुका, ये कितना हो चुका 5 हो चुका है, ये -1 आ चुका है, ये 3 में और ये -1 आ चुका है, और ये 9 + 1 10 हो चुका है। तो ये आया क्या, आइडेंटिटी बना क्या, नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी डायगोनल में 1 1 होता है, अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अब मैं क्या बोलूंगा, इस ए को देख के क्या बोलूंगा, ए इज नॉट ऑर्थोगोनल, ये मैट्रिक्स क्या है, नॉट ऑर्थोगोनल। क्लियर है? तो ऑर्थोगोनल चेक करना है तो क्या चेक करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज निकालो, मल्टीप्लाई करो, चेक करो आइडेंटिटी बना कि नहीं बना, नहीं बना नॉट ऑर्थोगोनल, बन गया तो ऑर्थोगोनल। क्लियर है, यस या नो? अच्छा, ये चेक कर सकते हैं अपन कि कोई मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब बनेगा ऑर्थोगोनल, ये अपन एक लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे ए कोई रैंडमली कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी है, ऐसा कोई भी नंबर है, क्या है मुझे नहीं मालूम, तो इसका ट्रांसपोज आप जब आप करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ए बी नीचे आ जाएगा, सी डी नीचे आ जाएगा, ऐसा। अच्छा, आइडेंटिटी हम जानते हैं 2 by 2 का क्या बनता है, 1 0 0 1 होता है। ट्राई करते हैं ए और ए का, मान लेता हूं कि ए और ए का ट्रांसपोज क्या आइडेंटिटी बन गया, ऐसा मैंने अपने आप से ही क्वेश्चन करके मान लिया कि चलो भाई मैं ए और ए, यहाँ क्या नंबर है पता नहीं, लेकिन इसको और इसको ट्रांसपोज करता हूं तो आ ही आ जाता है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन से हम ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम वहां से कंक्लूजन निकाल लेंगे कि ए बी सी डी ये टाइप के होंगे नंबर, तो 100% वो ऑर्थोगोनल होगा। समझ गए? तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि कब बन सकता है ऑर्थोगोनल कोई मैट्रिक्स। तो बताओ, ए और ए का ट्रांसपोज करना है और आइडेंटिटी लेके चलना है, तो ए बी सी डी ये मैंने मैट्रिक्स लिया, और ये इसका ट्रांसपोज ए बी सी डी, और मैंने बोल दिया कि इसका आंसर जो है 1 0 0 1 आ रहा है। ऐसा हम लेके ही चलते हैं कि मान लेते इसका आंसर है भाई, है तो है ना? यही तो मैथ्स की खास बात होती है कि ऐसा सपोज कर लो कि चलो मान लिए ये है। अच्छा, अब इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं। प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों, ए बी इंटू ए बी करते हैं, तो ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर बनता है, प्लस बी इंटू बी करूंगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जानते हो क्या आएगा, ए सी इंटू बी डी आ जाएगा, तो यहाँ पर ए सी इंटू प्लस बी डी आ जाएगा, ऐसा। नीचे से देखोगे तो सी इंटू ए करोगे तो ए सी ही आएगा, प्लस बी डी बनेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सी का इंटू सी से करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा, प्लस डी इंटू डी करूंगा तो डी स्क्वायर आएगा, और इक्वल टू में क्या है बताओ, 1 0 0 1 है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल गया, देखो आ गई ना बात समझ में? पूछो सर अभी तो आया ही नहीं, अभी तो बनाओ आप। आ जाएगी बेटा, टेंशन मत लो। इस ये देखो, इससे कंक्लूजन, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कब होते हैं, जब सारे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 1 आना चाहिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करने पे 1 आना चाहिए, दिख रहा है ना, ये 1 आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए, और ए सी प्लस बी डी करने पर, ए सी प्लस बी डी करने पर आंसर 0 आना चाहिए। देखो ए सी बी डी आंसर 0 आना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन को जो फॉलो करेगा वो मैट्रिक्स 100% ऑर्थोगोनल होगा। अब इससे कंक्लूजन तो निकल गया ना, देख तो रहा है, ए इसका स्क्वायर करने पे 1 आना चाहिए, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये ए बी सी डी यही तो मैंने, ए सी बी डी करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप अपने मन से दिमाग में लगाओ, बुद्धि का इस्तेमाल करो और बताओ भाई ए बी सी डी हम क्या क्या लें, ऐसा नंबर लें कि जिनका स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, जैसे -1 और यहाँ पर मैंने ले लिया 0, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करूंगा 1 ही आने वाला। उसके बाद यहाँ भी ऐसा नंबर लेना है कि उसका स्क्वायर करने पे 1 आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 1 ले लिया और ये 1 ले, यहाँ पर 0 ले लिया, तो अब मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 तो आया, 2 इक्वेशन सेटिस्फाई किया, बट ये भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तीसरा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी सी डी। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ए सी बी डी कौन है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, बी यहाँ है, डी है, इनका मल्टीप्लाई भी करने पर आंसर 0 आना चाहिए। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो -1 + 0 0 नहीं होता है बेटा। तो हमको ऐसे नंबर चूज करने हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर, इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आना चाहिए। तो हमको इसको अपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि मैं ऐसा ले सकता हूँ कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 डाल सकता हूँ। ये इसका अपोजिट, इसका इससे इंटू करोगे 0, इसका इससे इंटू करोगे 0, 0 + 0 0 हो गया, इसका स्क्वायर किया तो आंसर ये 1 आएगा, इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आएगा, और 100% ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। आप निकालना चाहो तो देख सकते हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये 100%। जब आप ए और ए का ट्रांसपोज करोगे, लिख के ले लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा।
क्लियर हो गया। ऐसे और भी दुनिया में बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, आप चाहो तो बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो कैसे, अब इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है। अच्छा, अगर हम दिमाग लगाएं, सर इसको 1/√2 दे देते हैं, इसको 1/√2 दे देते हैं, दोनों का स्क्वायर 1 ही आएगा। √2 का स्क्वायर कितना होता है? √2 का स्क्वायर कितना होता है? निगेटिव से क्या दिक्कत है? -1 का स्क्वायर करोगे प्लस 0 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑर्थोगोनल के एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही बनेगा ना। देख लो 1/2 बनेगा इसका स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करोगे 1/2, आधा और आधा, आधा आधा कितना होता है? एक ही तो होता है ना, कोई भी चीज आधा, हाफ एंड हाफ 1 हो जाता है। तो ये तो मिल गया। उसके बाद नीचे ऐसा नंबर लेना है कि उसका भी स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो 1 ही आना चाहिए, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करने पर आंसर 0 आना चाहिए। वो पॉसिबिलिटीज कब है? जब यहाँ पर आप -1/√2 दे दो, यहाँ 1/2 दे दो, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? ये जो है माइनस है, एक ठुक माइनस में आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, अभी तो माइनस में, और ये प्लस में आ जाएगा 1/2, तभी तो आंसर 0 आएगा। और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके देख लो, ऐड करके देखोगे तो 1 ही आएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बन गया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गए। और कौन से मैट्रिक्स हो गए बच्चों? अगर हम देखें तो A1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज ऑर्थोगोनल होते हैं। और अगर हम बात करें एक अगर 3/3 में जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, या ये 2/2 का था तो इसलिए 1/2 लिया था। 3/3 का है तो बच्चों 1/√3 ले लो, 1/√3 1/√3 1/√3, सबका स्क्वायर करके ऐड करोगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये 3 एंड 3 कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया। उसके बाद -1/√3 दे दो, एक को +1/√3, इसको 1/√3 दे दो, हो गया। इसका इससे करके देखो, इसका इससे करके देखो, इससे करके कहीं भी करके चेक करो, आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये बन जाएगा आपका माइनस में 1/3, और ये आपका पॉजिटिव होगा, तो एक को निगेटिव रखना पड़ेगा किसी न किसी को, ठीक है। अगर इसमें यहाँ है तो इसमें यहाँ ले लो, और अगले में यहाँ ले लो 1/√3, माइनस यहाँ डाल दो 1/√3, अब हो जाएगा, है ना। नहीं तो नहीं बनेगा, गारंटी नहीं है, देखना पड़ेगा कि ये बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो शायद बनेगा माइनस का 1/3, लेकिन यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? आपका प्लस का 1/3 बन जाएगा, और ये फिर -1/3 बनेगा, तो 0 नहीं होगा। तो या तो एक जगह कहीं 0 डालना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे अगर 3/3 का ले रहे हैं तो कहीं पर आपको 0 पुट करना पड़ेगा। 2/3 ले सकते हैं, इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसके लिए भी 3/3 के लिए ऐसे ही रिलेशन निकाल के हमको समझना पड़ेगा 3/3 के लिए। लेकिन 2/2 के लिए तो इजी हो गया। एक तो क्या कर सकते हो कि ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर करने पर 1 आना चाहिए, और आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आना चाहिए। तो ABCD होता है, तो AC और BD करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो ये रिलेशन याद रख लो, खत्म कहानी। ये जो रिलेशन मैंने बताया, ये रिलेशन याद हो जाएगा तो बन जाएंगे, ऑर्थोगोनल की पहचान हो जाएगी देख के। बोलो क्लियर है? समझ में आया? यस या नो जल्दी बताओ, ऑर्थोगोनल क्या होता है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स आज की क्लास में क्या क्या सीखे हो? ट्रेस सीखे हो, ठीक है, ट्रांसपोज सीखे हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सीख चुके हैं, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल के लिए क्या बताया कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसका, ये मैट्रिक्स बनाया 2/2 का, ठीक है। ये रिलेशन बता रहा है ना, देखो ABCD, मैंने ए कहाँ लिया? यहाँ लिया है, बी यहाँ लिया है, सी यहाँ लिया है, डी यहाँ लिया है। इसका ये क्या बता रहा है? पहला वाला देखो ना क्या लिखा हुआ है, पहला वाला A² + B² करने पे 1 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर अपने को दिमाग में सोचना है कि यहाँ पर क्या नंबर डालू, यहाँ क्या नंबर डालू कि स्क्वायर करने पर, ऐड करने पर 1 आ जाए। तो वही पॉसिबल है, या तो 1/√2 हो सकता है, तो यहाँ पर 1/√2 हो सकता है, माइनस में डाल दो। इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा भाई बच्चों? 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है? 1/2। इसका भी स्क्वायर करोगे, -1/√2 का भी स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर ऐड करोगे तो +1 बन जाता है ना, तो ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। वैसे ही नीचे भी करना है, तो नीचे में यहाँ माइनस डाल दो 1/√2, यहाँ पर डाल दो 1/√2, इसका भी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया। तीसरा कंडीशन, इसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 0 आना चाहिए, लिखा ना, देखो A × C B × D, ये A है, ये C है, ये B है, ये D, तो AC × BD करोगे तो 0 आना चाहिए, तो आ जाएगा 0।
अगर आप AC करते हो, BC करते हो, प्रोडक्ट करोगे तो देखो एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में मिलेगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मत रखो, सिर्फ 1/√2, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो भी निगेटिव आ जाएगा, तो वो 0 बन जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत? पहला ट्रेस, दूसरा साइमेट्रिक, तीसरा स्क्यू साइमेट्रिक्स, चौथा ऑर्थोगोनल। ओके, वेरी गुड। तो ये समझ गए आप सभी बच्चे कि हमको कैसा, मतलब अगर सामने नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो ये तीनों फॉर्मूला से, और नहीं तो आपको इसका ट्रांसपोज निकाल के ये लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा, ए और ए का ट्रांसपोज करके चेक करना पड़ेगा कि आइडेंटिटी आया कि नहीं आया, जैसे मैंने अभी प्रीवियस में बताया। जस्ट अभी पहले एक एग्जांपल बताया, ए दिया है, इसका ट्रांसपोज किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, चेक किया आइडेंटिटी आया क्या, नहीं आया तो बोल दिया ये कौन सा नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर देगा शॉर्टकट ट्रिक करना है तो आपको इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करके देखो, जैसे -1 का स्क्वायर करूंगा तो +2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 1 + 4, ये 5 आ जाएगा, जबकि कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। मतलब ये देख के ही बता दिया कि ये कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं बन सकता है। बोलो क्लियर है, यस या नो? तो ऑर्थोगोनल के लिए जो रूल है, वो फॉर्मूला है, वो याद रखना है। वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं कि पहला 2/2 के लिए, अगर आपके पास 2/2 के मैट्रिक्स हैं, इस टाइप के ABCD इस टाइप के नंबर्स हैं, 2 × 2 के हैं, उनमें रिलेशन है कि A² + B² करने पे 1 आना चाहिए, C² + D² करने पे 1 आना चाहिए, AC + BD करने पर आंसर 0 आना चाहिए। ये तीन कंडीशन को जो फॉलो करेगा वो ये 2/2 का मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, अगर ए ऑर्थोगोनल है, ये अपने आप में ट्रिक है कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए का ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, क्योंकि ए का ट्रांसपोज से ए जब करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करना पड़ेगा कि वो आइडेंटिटी बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन वो शायद बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि रो और कॉलम का ही तो इंटरचेंज है, तो वो बन जाएगी। तो वो उसकी प्रॉपर्टी में देखेंगे कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो क्या ए का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल बनता है, ठीक है। वो चीजें अगली क्लास में हम सीख लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई प्रॉपर्टी के साथ, नई क्वेश्चन के साथ। गुड नाइट एंड थैंक यू। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.